अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों आप थोड़ी सी डिस्कशन प्रिपेयरिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, स्टेटमेंट फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम, ये किसी भी अंदाज से प्रिपेयर किए जा सकते हैं कोई भी ऑर्डर के अंदर, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैन ओनली बी कंप्लीटेड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस। रीज़न क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस से एक प्रॉफिट की फिगर जानी होती है इक्विटी के अंदर, तो कंप्लीट पहले प्रॉफिट एंड लॉस ही होगा, बिकॉज द फिगर्स बिकम्स पार्ट ऑफ द इक्विटी कैपिटल। ठीक है जी। अब कुछ मज़ीद डिस्कशन, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री एंड द कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमें एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स लेनी होती है, ना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड। तो हमारा टारगेट होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स पर पहुंचने का। इट मस्ट बी द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पर हमें एक्रूअल और मैचिंग कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल करना होता है। जब हमारा मटेरियल परचेज और मटेरियल यूज्ड उसके अंदर डिफरेंस आता है, मटेरियल परचेज या मेड एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड और सोल्ड, देयर इज एन इंक्रीज और डिक्रीज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड। बिल्कुल डेफिनेटली, या तो इन्वेंट्री इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो रही होगी। तो कैलकुलेट करनी है हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसके लिए हमें एक एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी दरकार होती है। वही वाली चीज़ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर जो चेंज आ रही है, तो हमारा वही वाला तरीकाकार ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ये 50,000 वैल्यू आ जाएगी। ये इसके ऊपर एम्फेसिस किया गया है कि ये वो वाली अमाउंट है जो कि अवेलेबल टू बी सोल्ड है। इतनी 50,000 तक आप बेच सकते थे, बेचा या नहीं बेचा वाला था बात, आपने के पास स्टिल पड़े हुए हैं। 50,000 आप अवेलेबल थे बेचने के लिए, 12,000 स्टिल पड़े हुए हैं, तो इसका मतलब है 38,000 के आपके पास क्या है जो कि सेल हो चुकी हुई है। अगली बात, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, वो है ईयर एंड एडजस्टमेंट्स और पूरे का पूरा फॉर्मेट की किस तरीके से आपको काम करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए बच्चों आपको डेवलप करना है एक अच्छी टेक्निक की, ताकि आप अपने टास्क इफेक्टिवली यूज़ कर सकें। अच्छा जी, अब ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से आपने अप्रोच करना है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे इस अप्रोच को। ये अप्रोच होगी, हम सबसे पहले बनाएंगे फॉर्मेट्स, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का। उसके अंदर रा फॉर्मेट में कुछ आइटम्स लिख देंगे, कुछ बाकी की छोड़ देंगे ट्रायल बैलेंस से। फिर अगला काम होगा हम ट्रायल बैलेंस पुट करते हैं, और उससे अगला काम हम डबल एंट्रीज परफॉर्म करते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज परफॉर्म करते हैं, ईयर एंड एडजस्टमेंट्स परफॉर्म करते हैं। फिर हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस मुकम्मल करते हैं, सब टाइटल और ग्रैंड टोटल वगैरह मालूम करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। फिर प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर चली जाती है बैलेंस शीट के अंदर, इक्विटी के अंदर, और फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर चंद बातें आपने याद रखनी है कि अगर आपको ट्रायल बैलेंस में परचेजेस और ओपनिंग स्टॉक नज़र आ रहा हो, मीन्स डेट लिखी होगी उसके ऊपर, तो इसका मतलब होगा कि पीरियोडिक सिस्टम यूज़ हो रहा है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में कॉस्ट ऑफ सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक नज़र आए, तो आप समझ जाएं कि इसमें परपेचुअल सिस्टम यूज़ हो रहा है। अगर आपको हिंट दिया हो प्री पेमेंट्स वगैरह का,
जैसे इंश्योरेंस प्री पेमेंट्स, इंश्योरेंस पेड की बात की जाती है अलॉन्ग विद द ड्राइंग्स, कि घर की इंश्योरेंस भी उसने बिल्डिंग की बिल्डिंग इंश्योरेंस के साथ करवा दी। तो अब हमें क्या करना है, इस एडजस्टमेंट को इग्नोर करना है और हमें सिर्फ देखना है कि कितनी अमाउंट ऑनर से रिलेटेड हम पे कर रहे हैं बिजनेस से, मींस ड्राइंग्स, डेबिट और कैश क्रेडिट की एंट्री हमारी होनी है। ऑफिस सप्लाईज को बिल्कुल प्रीपेमेंट की तरह से यूज़ कर लेंगे आप। अगर आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा हो और आपके पास बिजनेस का ओपनिंग बैंक दिया हो, तो इसका मतलब है आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस हैं जो कि कैपिटल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अमाउंट्स अगर आपने अपने किसी बच्चे को दे दी है ऑनर ने, तो जनरली तो वो क्या कंसिडर होगी, ड्राइंग्स। लेकिन अगर वो ऑफिस पर्पसेस के लिए दिया है तो सन भी, बेटा भी, वो क्या होगा, एम्प्लॉय कंसिडर होगा। अच्छा जी, अब इस टॉपिक में जहाँ पर आपको एक्सपेंसेस इंक्लूड्स का वर्ड लिखा हुआ मिल जाएगा ना बच्चों, एडजस्टमेंट्स में एक्सपेंसेस इंक्लूड, इसका मतलब है एक्सपेंसेस गलत लिखे गए हैं। ये इसके अंदर कोई ना कोई ईयर एंड एडजस्टमेंट छुपी हुई है। सिक्योरिटी डिपॉजिट दो तरह के हो सकते हैं। अगर हमने रिसीव की हो सिक्योरिटी डिपॉजिट तो इसकी नेचर एक लायबिलिटी होगी, और अगर हमने पे की हुई है सिक्योरिटी डिपॉजिट तो इसकी नेचर एक एसेट की होगी, ना कि एक्सपेंसेस और इनकम की।